इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है डीएनए और आरएनए। कि डीएनए को डिस्कवर करने वाले सबसे पहले हमारे पास थे स्विस बायोलॉजिस्ट। डीएनए इज मोर प्रिमिटिव और आरएनए मतलब पहले कौन आया, पहले डीएनए आया या फिर आरएनए आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है डीएनए और आरएनए। इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन, ये दोनों चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो ये होने वाला है आपका यूनिट 4 यानी न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का पार्ट 3। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप लोगों ने अभी तक फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट जो है फार्मेसी इंडिया की, pharmacyindia.co.in, यहाँ पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, कॉलेज डिटेल्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एक्सेट्रा। एंड इसी के साथ ही साथ मेक श्योर कि आप फार्मेसी इंडिया के जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप विज़िट कर लीजिए और टेलीग्राम पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको आज करनी है। सबसे पहले इतना हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए और उसका फंक्शन। ये सिर्फ मैं आज आपको कराऊंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, ठीक है। जैसे अगर सबसे पहले बात की जाए डीएनए के बारे में, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड जो मिलकर बना है न्यूक्लिक एसिड जो मिलकर बना है न्यूक्लियोटाइड से, है ना। तो इसके कॉम्पोजिशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इसमें जो प्रेजेंट होता है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर होगी डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस। फॉस्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन। ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है जो मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना रहे होंगे और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए बना रहे होंगे। अब क्या इसका मेजर काम होता है, तो डीएनए इज नॉन एज द जेनेटिक मटीरियल। और इसको प्रूव करने के लिए आपके पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आपने ऑलरेडी 12th क्लास के अंदर पढ़े भी हैं, ठीक है। यहाँ आपको नहीं पढ़ने हैं उन सारे एक्सपेरिमेंट को, यहाँ पर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर इसका पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, जेनेटिक मटेरियल मतलब ये कि जो डीएनए होता है इसका काम है कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर लेकर जाना, ये इसका बेसिक काम है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कहाँ ये पाया जाता है, फाउंड इन न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि मेजर होगा, मेजर। और थोड़ा बहुत अमाउंट इसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, ठीक है, जो माइनर होगा। न्यूक्लियस के अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है, लार्ज डीएनए पाया जाएगा, यहाँ पर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, क्लियर। तो ये तो हो गई इसकी कुछ कहानी। अब इसके बाद देखो, मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। हम ये भी बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा उसकी कैसे पैकेजिंग होती है, किस तरीके से वो प्रेजेंट होगा। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, कैसे कंडेंस होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए इस क्लास में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात की जाए इसके सर्च के बारे में, ठीक है, कि आपको कैसे ये पता चला कि डीएनए भी कोई चीज़ होती है या फिर इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो सबसे पहले याद रखना कि डीएनए को डिस्कवर करने वाले सबसे पहले हमारे पास थे स्विस बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था जॉनस फ्रेडरिश मिशर, ठीक है, जिन्होंने डीएनए को रिकॉग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया इन द ईयर 1869। कब किया था? ड्यूरिंग हिज रिसर्च ऑन WBC, वाइट ब्लड सेल पर वो रिसर्च कर रहे थे, तभी उनको एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड के बारे में पता चला विच इज़ DNA, ठीक है।
लेकिन जो दुनिया है वो सिर्फ बातों पर विश्वास नहीं रखती है। उन्होंने कह दिया कि डीएनए है, हम मान लेंगे क्या? हम मान लेंगे कि अच्छा, अगर आज कोई चल के तुम्हारी बॉडी की एक नई खोज कर दे, बॉडी के अंदर कोई एक नया कंपोनेंट को खोज कर दे कि ये एक कंपोनेंट है, ये पाया जाता है, तो तुम मान लोगे? नहीं मानोगे। तुम कहोगे प्रूफ क्या है? इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो इनके बात को प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर आप अभी तक पढ़ रहे हो, जिसको आप कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, अब इनकी बात क्यों मानी गई? क्योंकि इन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था और उस एक्सपेरिमेंटल डेटा से उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके दिया था कि डीएनए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसकी लंबाई इतनी है, इतना उनमें डायामीटर होता है, ये कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, बैकबोन बताई, हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करके दिखाया था। इसीलिए हमने इनकी बात ना मान के इनकी बात मानी। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि दुनिया प्रूफ मांगती है, समझे? तो यही हमको पढ़ना है कि क्या पूरा स्ट्रक्चर होता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। सबसे पहली चीज़, हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए पाया जाता है ये सिर्फ इन्हीं की ही भाषा है जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपके थ्रू पहुँचा रही हूँ। ठीक है, पहली चीज़, ह्यूमन डीएनए लीनियर होता है। ठीक है, सर्कुलर नहीं होगा, याद रखिएगा। इसके बाद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो राइट हैंडेड फैशन में कोइल्ड होगा, एंड इसी के साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बैकबोन्स होती हैं। अच्छा, आप इमेजिन करके चल सकते हो वो घूमने वाली सीढ़ी, ठीक है, घूमने वाली जो लैडर होती थी पुरानी मूवीज़ के अंदर या अब भी कहीं कहीं पर देखी जाती है, बस वही इमेजिन करके चलना। यहाँ पर जो रिलिंग्स है वो बैकबोन है और जो लैडर है, जो सीढ़ियाँ हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक है, वही इमेजिन करके चलेगा, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। चलिए, डीएनए इज मेड अप ऑफ डबल हेलिक्स, जो कि बना हुआ होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड? अरे, न्यूक्लियोटाइड की जब बहुत सारी चेन्स हो जाती हैं उसी को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो कि आपस में कॉइल होता है ताकि एक राइट हैंडेड फैशन में स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। क्लियर? द टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, दूसरी 5 to 3। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस पहले लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अगर आपको याद है तो वेरी गुड। इसके बाद द डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों अटैच होते हैं और बैकबोन बनाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होता है राइबोज शुगर से, डीऑक्सीराइबोस शुगर से, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की हेल्प से, जो कि इनर कोर बनाता है, सीढ़ियाँ बनाता है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, मैं जब स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नाइट्रोजनस बेसिस दोनों स्ट्रैंड्स पर हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं अपनी कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग, और डायमीटर जो होगा 20 नैनोमीटर का होगा, बेसिस 0.34 नैनोमीटर पर लगे हुए होंगे। एंगस्ट्रॉम में पूछा जा सकता है तो चेंज कर लेना। देयर आर 10 बेस पेयर्स पर टर्न, और हर एक लेंथ का जो टर्न का जो लेंथ होता है दैट इज 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, द हेलिक्स शोज अ मेजर एंड माइनर ग्रूव, जो मैं अभी बनाकर दिखाऊंगी। ये था उनका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये था उनका स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने खुद बनाकर दिखाया था किस तरीके से अटैच होते हैं। ये देखो, ये है आपके बेसिस, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये थाइमीन है, ये दिस इज एडेनिन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये इस तरीके से, ये है इसकी बैकबोन जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। क्लियर? अब जो स्ट्रक्चर है इनका वो मैं खुद से आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। पूरा वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इसी एक स्ट्रक्चर में समाया हुआ है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल होता है, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। लीनियर, डबल हेलिकल, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, ये 4 पॉइंट। सबसे पहले ये 3 to 5, ठीक है, और दूसरी स्ट्रैंड जो बनाओगे दैट शुड बी 5 to 3, 5 to 3।
पहला पॉइंट क्लियर, एंटी पैरेलल। दूसरा पॉइंट क्लियर, लीनियर। तीसरा पॉइंट क्लियर, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल। फोर्थ पॉइंट क्लियर कि जो आपका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो बैकबोन, ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ की जो रिलिंग्स होती हैं ये बिल्कुल वैसे ही है। तो ये मिलकर बनती है शुगर। कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोस प्लस फॉस्फेट ग्रुप से, और इन दोनों को अटैच कर रहा होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। अब इसके बाद इनके बीच में नाइट्रोजनस बेसेस लगे हुए होंगे। कैसे? यहां से मान लो, यहां से लेकर यहां तक का एक हेलिक्स है, ठीक है, एक हेलिक्स। एक हेलिक्स के लंबाई इन्होंने बताई थी, एक टर्न मीन्स एक हेलिक्स, ठीक है, एक पूरा टर्न एक हेलिक्स। एक हेलिक्स की लेंथ इन्होंने बताई 3.4 नैनोमीटर, और हर एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर्स लगे हुए होंगे, ठीक है। 10 बेस पेयर्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से, यानी 20 नाइट्रोजनस बेसेस, 10 बेस पेयर्स, ठीक है, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, अगर नाइट्रोजनस बेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री याद करना बहुत इजी है, प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine, याद रखना, ठीक है। तो एडेनिन के सामने थाइमीन होता है, साइटोसिन के सामने गुआनिन होता है, क्लियर। ये आपस में अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन थाइमीन के बीच में होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन और गुआनिन के बीच में होगा। और तीसरा जो बॉन्ड आपको याद रखना है वो है शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, जो कि होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, क्लियर। अब और भी चीज़ें थी, जैसे जो स्ट्रैंड तो मैंने बता दी है। 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का जो डिफरेंस है, ऐसे ऊपर नीचे नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का जो डिफरेंस बताया था वो तो 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। 2 स्ट्रैंड के बीच की जो डायामीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो था 20 नैनोमीटर। मेजर और माइनर ग्रूव की भी बात कर लेते हैं। देखो मेजर ग्रूव क्या है? ये मेजर ग्रूव है, ये बड़ा एरिया है, तो दिस इज कॉल्ड मेजर ग्रूव, ठीक है। और इधर वाला देखो, ये छोटा सा पार्ट है, इसको छोड़ो, यही देख लो सामने, छोटा सा है, दिस इज कॉल्ड माइनर ग्रूव, क्लियर। ये है माइनर ग्रूव। बताओ क्या है इसमें याद करने वाला? ये है पूरा स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाकर दिखाया था एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज़ करके, क्लियर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया, जो फिशर ने बताया था उसका कुछ यूज़ नहीं किया उन्होंने इस यूज़, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका था? वाटसन एंड क्रिक मॉडल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं डीएनए के, हमारी बॉडी में क्या क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सबसे पहला, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम इसी का ही होता है। डीएनए होल्ड द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलुलर फंक्शंस एंड ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन इसी में ही स्टोर होगी। तुम्हारी हाइट कितनी होगी, ठीक है, तुम कैसे दिखोगे, तुम्हारी नाक कैसी होगी, तुम्हारी आँख कैसी होगी, तुम्हारा हर एक चीज़ सब कुछ इसी में ही स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। इसके बाद हेरिडिटरी, ये मैंने बता दिया है, डीएनए ट्रांसमिट जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए से जब तक आरएनए नहीं बनाओगे प्रोटीन कहाँ से बन जाएगा, इसीलिए डीएनए के प्रोटीन बनाने के लिए भी डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए गाइड्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स वाया ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन होगा, डीएनए अपने आप को खुद को बना सकता है, उसको बनने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। डीएनए डुप्लीकेट्स इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन टू एंश्योर जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी। और रेप्लिकेशन होता है इन एस फेज ऑफ सेल डिवीजन, एस फेज ऑफ सेल डिवीजन। एस फेज यानी जो सिंथेटिक फेज होता है सेल डिवीजन का, उसमें डीएनए एक्चुअली रेप्लिकेट करेगा। म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन, जो भी चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, मतलब आप एग्जैक्टली अपने घर वालों की तरह नहीं दिखाई देते हो, आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके,
एग्जैक्टली क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि इसमें म्यूटेशंस होते हैं, इसी में ही इवोल्यूशन होगा, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस लेकर आता है, ठीक है, तो वो सब डीएनए की वजह से ही होगा। डीएनए चेंजेस क्रिएट जेनेटिक वेरिएशंस इनेबलिंग एवोल्यूशन। एक और चीज़ याद रखना, म्यूटेशन सही जगह हो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर म्यूटेशन गलत जगह हो जाए तो बीमारियां भी हो जाती हैं, ठीक है। एंड देन जीन रेगुलेशन, डीएनए कंट्रोल्स विच जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट सेल्स एंड कंडीशंस। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं हमारे पास डीएनए के। नेक्स्ट इज आरएनए। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि डीएनए इज मोर प्रिमिटिव और आरएनए, मतलब पहले कौन आया, पहले डीएनए आया या फिर आरएनए आया? ये छोटा सा सवाल है आपके लिए, तो बता ज़रूर देना, ठीक है, कि कौन ज़्यादा पुराना है, डीएनए या आरएनए। खैर, अच्छा, डीएनए की खासियत क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ, लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में। ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी परफॉर्म करता है, एग्जाम्पल राइबोजाइम, ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी परफॉर्म करेगा। ये प्रोटीन भी बनाता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए डीएनए से ज़्यादा काम आरएनए के होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी सी अलग होती है, और शुगर यहाँ पर राइबोज शुगर होगी। तो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें यानी कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है, शुगर राइबोज हो जाएगी, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप तो होगा ही। नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगे यहाँ पर वो है एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन। यहाँ पर थाइमिन नहीं होता है, बस ये याद रखना, ठीक है। This nucleic acid is responsible for the production of new cells in the human body. It has a single strand. DNA की तरह डबल स्ट्रैंड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ एन ओनली सिंगल राइबोज शुगर मॉलिक्यूल इन इट, यानी इसके अंदर सिंगल ही राइबोज शुगर भी प्रेजेंट होती है। आरएनए इज ऑल्सो रेफर टू एज एन एंजाइम, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जो कि केमिकल रिएक्शंस में परफॉर्म होता है, यूज होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है राइबोजाइम, राइबोजाइम, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने इसका नाम। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे पास मेन 3 प्रकार के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। आरएनए हैज द सेम नाइट्रोजनस बेसिस कॉल्ड द एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन एज दैट ऑफ डीएनए, लेकिन एक अलग होगा जो कि थाइमिन है, विच इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। अच्छा, यूरेसिल क्या है? देखो, यूरेसिल अलग नहीं है, दिस इज डीमिथाइलेटेड फॉर्म ऑफ थाइमीन, ये अलग नहीं है। आप अगर थाइमीन में से CH3 रिमूव कर दोगे तो वो यूरेसिल बन जाएगा, ठीक है, बहुत चीज़ें अलग नहीं होती है। आरएनए रिजेंबल्स अ हेयरपिन स्ट्रक्चर एंड लाइक द न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड इन द राइबोन्यूक्लिक मटेरियल, सेम ही चीज़ होती है। न्यूक्लियोसाइड्स आर नथिंग, ये तो आपको पता ही है कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, पहली लेक्चर के अंदर डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आरएनए का, ऐसा, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है तो यहाँ पर आमने सामने नाइट्रोजनस बेसिस भी नहीं होंगे, ठीक है। देख लो, गुआनिन और साइटोसिन नीचे है, इसके बाद साइटोसिन गुआनिन ऐसे है, एडेनिन यूरेसिल ऐसे, पेयरिंग वही होगी, पेयरिंग सेम रहेगी। देखो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात की जाए तो एडेनिन के साथ यूरेसिल पेयर करेगा, साइटोसिन के साथ गुआनिन पेयर करेगा। यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, सेम चीज़ है, ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी तो सब कुछ सेम ही चीज़ है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बस थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अलग होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं? तो हमारी बॉडी में मेन टाइप्स 3 होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। सबसे पहले बात करते हैं टीआरएनए के बारे में, यानी ट्रांसफर आरएनए। अब देखो, ये क्या है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। टीआरएनए का काम होता है चीज़ों को ट्रांसफ़र करना। अब किसको ट्रांसफ़र करेगा? अच्छा, आपको आरएनए का बेसिक काम पता है, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, इनका भी बेसिक फंक्शन होता है कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करें। जैसे टीआरएनए का बेसिक काम होता है कि ये
हर एक प्रोटीन को बनाने के लिए करेक्ट अमीनो एसिड को ट्रांसफर करे ताकि सही ढंग से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके। द ट्रांसफर RNA इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द करेक्ट प्रोटीन और द अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होंगे हर एक प्रकार के प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, उनको ट्रांसफ़र करने का इसका बेसिक काम होता है। कहाँ ये प्रेजेंट होंगे? हर एक अमीनो एसिड के एंड पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई वैसे ही ट्रांसफ़र करने का काम होता है अमीनो एसिड को tRNA का। ठीक है, ये मेरे पास मान लो अमीनो एसिड है, इधर बैठा हुआ है tRNA। जैसे ही इसके पास इंफॉर्मेशन पहुंची, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस अमीनो एसिड को यहाँ से लेकर चल देगा, जहाँ तक इसको लेकर जाना है वहाँ लेकर जाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। ऐसे होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्यूबल RNA, sRNA भी इसको हम कहते हैं, एज इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द मैसेंजर एंड द अमीनो एसिड। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो tRNA का जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ कुछ ऐसा होता है ना, तुमको पता भी होगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ का। ठीक है, सेम एज यहाँ भी ऐसा ही होगा, है ना। पत्ते खेलते हो तो तुमको तो पता ही होगा कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई। ठीक है, अब ऐसा मत बोल देना कि अरे मैडम कैसी बात कर रही हो आप। चलो खैर, ये स्ट्रक्चर है tRNA का, जिसमें से कुछ लूप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये D लूप है, ये T लूप है, इधर एंटी कोडोन लूप है और ऊपर की तरफ अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है। होगा क्या, देखो मान लीजिए ये एंटी कोडोन लूप की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंटी कोडोन्स। क्लियर, एंटी कोडोन्स ऐसे नहीं प्रेजेंट हो जाएंगे। एंटी कोडोन्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि आप प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सको। क्लियर, अब ये कोडोन्स एंटी कोडोन्स क्या है, जब आप कोडोन्स पढ़ोगे लास्ट वाले सेशन में, इसके नेक्स्ट सेशन में, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज कोडोन। ठीक है, अभी के लिए याद रखो, जैसे ही ये कोडोन्स और एंटी कोडोन्स की बाइंडिंग होती है अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा और अमीनो एसिड के बनते ही यहाँ से निकल के यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे, होते रहेंगे और जब जैसे ही टर्मिनेशन होगा यहाँ से, वैसे ही अमीनो एसिड का जो फॉर्मेशन है वो भी रुक जाएगा, यहाँ से उसको अलग कर दिया जाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है tRNA का। दूसरा हमारे पास है rRNA यानी राइबोसोमल RNA। देखो इसका भी नाम ही काफ़ी है समझने के लिए कि राइबोसोमल RNA मतलब वो RNA जो कि राइबोसोम का एक मेन कॉम्पोनेंट है। ठीक है, राइबोसोम का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। द rRNA इज द कॉम्पोनेंट ऑफ द राइबोसोम। और कहाँ लोकेटेड होगा? जहाँ पर राइबोसोम होंगे वहीं पर ही तो होता है। अब राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सुना है राइबोसोम्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होंगे तो वहीं पर ही rRNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन ऑल लिविंग सेल्स द राइबोसोमल RNA प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन। ये है वर्कर। ठीक है, एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर जिसका काम होता है अमीनो एसिड बनाने का, प्रोटीन को बनाने के लिए। ठीक है, वो जो अभी हमने बात करी tRNA के बारे में, तो वो एक तरीके से मशीन था। ठीक है, जहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, जो उस प्रोसेस को कर रहा होगा दैट इज rRNA। ठीक है, चलिए, the rRNA is mainly composed of cellular RNA and are the most predominant RNA within the cells of living beings। देखो ये राइबोसोम है और राइबोसोम पर ही RNA प्रेजेंट होता है, that is called राइबोसोमल RNA। ठीक है जी, चलिए, एंड नेक्स्ट इज mRNA यानी मैसेंजर RNA। अब देखो फैक्ट्री में हमने मशीन की बात कर ली, हमने वर्कर की बात कर ली, लेकिन वो जिस पर काम कर रहे हैं यानी रॉ मटेरियल है ना, जो मटेरियल है भैया, कुछ तो काम कर रहे होंगे, कुछ तो चीज़ बना रहे होंगे, और कोई चीज़ भी बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ mRNA। ठीक है, तो अब याद रखना, एक फैक्ट्री जहाँ पर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, अमीनो एसिड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो mRNA है, जो मशीन है वो tRNA है, और जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, जो कि अमीनो एसिड बना रहा होगा, वो rRNA है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए, mRNA ही होगा जो कि आप ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनाते हैं और जिसका एक्चुअली ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, दिस टाइप ऑफ आरएनए फंक्शंस बाय ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल इनटू द राइबोसोम एंड पास द इंस्ट्रक्शंस अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी सेल। जिस भी प्रोटीन की हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी उसके मैसेज को लेकर जाने का काम होता है मैसेंजर आरएनए का। यहीं पर ही कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटी कोडोन्स के साथ बाइंड होकर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, therefore the mRNA plays a vital role in the synthesis of in the process of transcription और during the protein synthesis process। ये होता है mRNA का स्ट्रक्चर। एक डीएनए की स्ट्रैंड, डीएनए नहीं, एक आरएनए की स्ट्रैंड होगी, यहाँ पर होंगे इस तरीके से कोडोन्स। ठीक है, बस ये स्ट्रक्चर होता है mRNA का। देखो, mRNA बेसिकली एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। ठीक है, और इसी टेम्पलेट को आगे चलकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा जिसका फिर प्रोटीन बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है mRNA नहीं, पूरा आरएनए। पहला, फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन्स। क्योंकि अगर आपको डीएनए से प्रोटीन बनाने हैं तो पहले हमको डीएनए से आरएनए बनाना होता है और उसी के बाद ही आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसके बाद एन एडेप्टर मॉलिक्यूल इन प्रोटीन सिंथेसिस, जैसा कि अभी अभी बताया मैंने, एज अ मैसेंजर बिटवीन द डीएनए एंड द राइबोसोम, ताकि आप प्रोटीन्स बना सको। कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ऑल लिविंग सेल्स, एग्जाम्पल हमारे पास है वायरसेस। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये सारे फंक्शंस थे आरएनए के और मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ डीएनए एंड नाउ व्हाट इज़ आरएनए, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। अब एक क्लास और होगी जिसमें हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जेनेटिक कोड डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसके ही लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।